अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, हम लोग पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन या उर्दू में जिसे तकसीद और तहवील का अमल कहते हैं। चैप्टर हमारा शुरू है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। उसका ये आखिरी बिट, यहाँ पर हमको पढ़ना है तकसीद और तहवील का अमल। फिर इसके बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। फिर उसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब जहाँ पर दोनों भी इक्वेशन साथ में होते हैं। फिर उसके बाद पढ़ना है एक छोटा सा बिट कोरोजन, और उसके बाद लास्ट में रेंसिडिटी या सड़ान जिसको हम कहते हैं। कोरोजन मतलब जंग लगना, और उसके बाद रेंसिडिटी मतलब सड़ान। तो इस तरह की कुछ चीज़ें, छोटी सी चीज़ें यहाँ पर पढ़नी है। मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूँ कि ये बहुत बुनियादी चीज़ें हैं, यहाँ पर आपको हर चीज़ समझनी चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों लैंग्वेजेस में, उर्दू और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस का मुनासिब इस्तेमाल करूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें ज़्यादा बेहतरी से समझ में आए। शुरू करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन। मतलब मैं यहाँ पर आपको पहली चीज़ समझा रहा हूँ और वो है ऑक्सीडेशन, या जिसको इंग्लिश उर्दू में हम लोग कहते हैं अमल तकसीद। तो ये अमल तकसीद, ये पहली चीज़ हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। बुक में शुरू में इक्वेशंस लिखे हुए हैं, उसके बाद 1 2 3 स्टेप्स में 3 अलग अलग जगह पर 3 डेफिनेशंस आए हुए हैं। मैं आपको पहले तीनों डेफिनेशन समझा देता हूँ। क्यों? तो उसके बाद जब एग्जांपल्स हम लोग समझ रहे हैं तो एग्जांपल्स में आपको समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली हो रहा क्या है। पहले एग्जांपल एक्सप्लेन कर दूँ, बाद में डेफिनेशन पढ़ूँ, तो फिर आपको एग्जांपल्स के लिए रिवाइंड करके आना पड़ेगा। इसलिए इसमें आसान ये होता है ऑक्सीडेशन। डेफिनेशन की बात बाद में करेंगे हम लोग। इसका पहला मतलब ऑक्सीडेशन का, और वो है गेनिंग ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, या उर्दू में इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन हासिल करना। या इसका दूसरा मतलब भी होता है रिमूवल और लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यानी H, सॉरी। और उसके बाद इसका दूसरा मतलब मैं यहाँ लिखता हूँ कि हाइड्रोजन गैस को खारिज कर देना, दूर कर देना, उसको रिमूव कर देना। 2 और एक तीसरा जो मतलब इसका इस साल बुक में आया है 10th के, जो इस बार की बुक में आया है, जो पहले नहीं था, कि लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन खोने का अमल भी ऑक्सीडेशन या तकसीद कहलाता है। 3 मीनिंग बोल रहा हूँ मैं ऑक्सीडेशन के। रिडक्शन में भी यही 3 अल्फाज बदल के थोड़े से उल्टा होगा इसका, लेकिन यही पढ़ना है आपको। तो अगर आपसे सवाल किया जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन या अमल तकसीद किसे कहते हैं, तो आपके जवाब में क्या होना, नंबर 1 एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। मैं यहाँ पर गेन ऑफ ऑक्सीजन के बजाय आपके जहन में बैठे इसलिए मैं कह रहा हूँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन से मतलब क्या, कि समझिए X एक एलिमेंट है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और उसके बाद X का ऑक्साइड बनता है। कोई भी एलिमेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो 2MgO। ये होगी इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इस इक्वेशन को अगर आप जहन से देखें तो ये मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और उसके बाद बनता है 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम के साथ पहले ऑक्सीजन नहीं था, बाद में ऑक्सीजन जुड़ गया। ये एग्जाम्पल है गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन के। फिर दूसरी जो एग्जाम्पल, यानी ऑक्सीजन हासिल करने के बाद दूसरी जो एग्जाम्पल हो सकती है लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन। मतलब अगर कोई कंपाउंड हाइड्रोजन छोड़ देता है, उससे हाइड्रोजन अलग हो जाता है, तो भी ये अमल तकसीद कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल यही बुक में जो दी हुई एग्जाम्पल है शुरू में, वही एग्जाम्पल इस्तेमाल करते हैं MgH2। और समझिए कि इसका डिकम्पोजिशन, अब आप टाइप्स पढ़ के आ रहे हैं, डिकम्पोजिशन होता है, तहलील होती है, और उसके बाद मैग्नीशियम अलग और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाते हैं। तो ये हाइड्रोजन अलग होने की जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस भी अमल तकसीद कहलाती है। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन अलग हो रहा है, और ये ऑक्सीजन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की एग्जांपल, या उसको उर्दू में जब कोई आंसर ऑक्सीजन के साथ अमल करके अपना ऑक्साइड तैयार करता है, मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। या इसको गेनिंग ऑक्सीजन लिखा हुआ बुक में, इसलिए मैं बुक की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। एक मतलब। दूसरा मतलब मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अगर हाइड्रोजन लूज करता है कोई कंपाउंड है जो जिसमें हाइड्रोजन मौजूद है, केमिकल रिएक्शन के नतीजे में ऐसा कुछ होता है कि हाइड्रोजन उससे अलग हो जाती है, दूर हो जाती है, तो वो भी ऑक्सीजन का अमल होगा। और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन,
तो इसी एग्जाम्पल को अगर मैं एक्सपांड करूं समझिए, तो मैं आपको लोडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई कंपाउंड, कोई एलिमेंट, जब बेसिक्स हम पढ़ रहे थे या 9th के बेसिक के वीडियोस में भी मैंने बोला हुआ है कि वाई डू एलिमेंट्स रिएक्ट, का जवाब आपके पास क्या होना चाहिए कि एलिमेंट्स इसलिए रिएक्ट करते हैं सो एज टू कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट, अपने आखिरी खौल को मुकम्मल तौर से पूरा करने के लिए कंप्लीट करते हैं। और तब उसकी एग्जांपल में बात हुई थी कि समझिए मैग्नीशियम है, तो ये मैग्नीशियम, इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील है 2 8 2, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 2 इलेक्ट्रॉन। ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 6। होता क्या है, तो मैं उसको मुख्तसर में अगर समझाना चाहूँ तो ये फर्स्ट ऑर्बिट समझिए मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम का फर्स्ट ऑर्बिट ये 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद दूसरा ऑर्बिट इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद तीसरा इनकम्प्लीट ऑर्बिट जो है वो ऑर्बिट जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6 है, मतलब ये ऑक्सीजन का न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिट उसका जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, और उसके बाद दूसरा ऑर्बिट इनकम्प्लीट ऑर्बिट जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए कि दोनों को दोनों रिएक्शन करते हैं क्या, तो हाँ करते हैं। हाउ डू दे रिएक्ट, तो सीधी बात है, अब आपके समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकलकर ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में चले जाएंगे, आखिरी खौल में चले जाएंगे। होगा क्या, ये जो 2 इसके पास एक्स्ट्रा है वो आ गए यहाँ पर, ये दोनों भी आ गए यहाँ पर। इसका जो तीसरा इनकम्प्लीट ऑर्बिट था वो बंद हो जाएगा, इसका जो दूसरा इनकम्प्लीट था वो खुद ब खुद कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरह मैग्नीशियम और ऑक्सीजन या एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं। 2 मैग्नीशियम ऑक्सीजन के 2 एटम के साथ रिएक्शन करेंगे और एज अ रिजल्ट कंपाउंड बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। आई रिपीट, what do you mean by oxidation? तो means gaining of oxygen, number 1, losing of hydrogen, number 2, और तीसरा losing of electron। जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ये दोनों रिएक्शन कर रहे हैं, तो इसमें से ऑक्सीडेशन किसका हुआ, मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसका मतलब ऑक्सीडेशन मैग्नीशियम का हुआ। यहाँ पर भी अगर मुझे पूछे आप कि ये दोनों में ऑक्सीडेशन किसका हुआ, तो मैं बोलूँगा X था, इसने ऑक्सीजन हासिल की, X का ऑक्सीडेशन हुआ। यहाँ पर मैग्नीशियम और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन किसका हुआ, ऑक्सीडेशन किसका हुआ, तकसीद का अमल किसका हुआ, तो मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को दूर कर दिया अपने से, ही लॉस्ट द हाइड्रोजन, इसलिए इसका तकसीद का अमल हुआ। तो होप आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि ऑक्सीडेशन के मतलब होंगे 3, और उसके एग्जाम्पल्स आपको जो और बुक में एग्जाम्पल दी हुई उस पर भी बात कर लेते हैं हम लोग। बुक में और एक एग्जाम्पल दी हुई, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं होगा। कार्बन कंपाउंड्स में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो ये रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, मतलब इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है, मतलब ये भी तकसीद का अमल है। और एक एग्जाम्पल दी हुई है, और एक एग्जाम्पल में इक्वेशन जो लिखी हुई वो ऐसी है, CH3-CH3। तो बेटे जिन लोगों को कोवेलेंट कंपाउंड या फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड नहीं पढ़ा है, वो लोग इसको डैश कहेंगे। आपने इसको पढ़ना कैसे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसमें जब इनका केमिकल रिएक्शन होगा तो केमिकल रिएक्शन होने के बाद ये बनता है, पुराने बॉन्ड टूटते हैं, उसके बाद CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसके डिटेल में सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड कैसे हुआ, नया बॉन्ड क्या बना, फिर 2 हाइड्रोजन क्यों कम हो गए जबकि प्लस H2 लिखा हुआ नहीं है, ये हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड में। तो ये बुक के अंदर ये एग्जांपल दी हुई है। ये एग्जांपल के बाद और एक चीज़ जो आपको यहाँ पर दी हुई है, मैं वो भी आपके सामने क्लियर करता हूँ। उसमें हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का या ऑक्सीडेशन का मतलब। तो तकसीद का मतलब या तकसीदी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसको हम कहते हैं वो, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या इसे उर्दू में हम कहते हैं तकसीदी आमिल। तकसीदी आमिल में क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग हमको बुक में यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है, मैं फिर से इसको पढ़ रहा हूँ कैसे, ये भी ध्यान में रखिए। CH3CH2OH, और इसके नीचे लिखा हुआ है इथिल अल्कोहल। उर्दू में भी वही लिखना पड़ेगा, इथिल अल्कोहल, या इसको उर्दू में इथिल अल्कोहल। इसका जब रिडक्शन इसका जब ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन करने के लिए हमको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है।
कुछ चीज़ों की ज़रूरत क्या पड़ेगी, आपके पास बुक में अगर आपने समझी, अपने बुक में चैप्टर में देखा तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखेगा स्क्वायर ब्रैकेट में एक कैपिटल O ऑक्सीजन, फिर उसके बाद K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, और यहाँ लिखा हुआ है ऑब्लिक में इस तरह से H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। ये इस तरह की इक्वेशन है। इस इक्वेशन को भी डिटेल में हम लोग समझेंगे। और एज ए रिजल्ट क्या होता है, तो तैयार होने वाली चीज़ें CH3COOH, तो CH3 सिंगल बॉन्ड डाल दीजिए बीच में C, और इसका नाम लिखा हुआ है ACETIC एसिटिक एसिड, या उर्दू में भी इसको एसिटिक एसिड लिखा हुआ है, तो एसिटिक एसिड। अब ये इक्वेशन आप ध्यान से समझिए, इसमें हो क्या रहा है। यहाँ पर कंपाउंड है CH3CH2OH, कार्बन कंपाउंड नहीं पढ़ा आपने, मैं इसलिए आपको बोल सकता कि आप ऐसा नहीं कर सकते इसको कि C2H3 और 2 5 और 1 6 H6O, ऐसा नहीं लिख सकते आप इसको, इसलिए इसको लिखना पड़ेगा CH3CH2OH, या C2H5OH भी आप लिख सकते हैं इसको आप दूसरे तरीके से डायरेक्ट लिखना है अगर आपको, तो आप लिख सकते हैं C2H5OH। बहरहाल कार्बन कंपाउंड की बातें वहीं पर करेंगे इसको। ये है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट को अगर आप कंपेयर करेंगे तो CH3 एज इट इज़, CH2OH था तो ये COOH इस तरह का यहाँ पर आपको इक्वेशन लिखा हुआ नज़र आ रहा है, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ऑक्सीजन था, यहाँ पर आपको 2 ऑक्सीजन नज़र आएंगे। इसका मतलब है कि जो इथिल अल्कोहल था वो एसिटिक एसिड में बदला, और उसके लिए उसको एक ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी थी, वो ऑक्सीजन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसके नीचे लिखा हुआ है K2Cr2O7, इसका नाम मैंने आपको बोला पोटेशियम डाइक्रोमेट, और ये सल्फ्यूरिक एसिड। डिस्क्रिप्शन इसका अगर लिखना है, समझो मुझे कहना है कि क्या हो रहा है, तो मैं लिखूँगा कि हमने एसिडिक तेज़ाबी माहौल में, मतलब हमने तेज़ाबी पोटेशियम डाइक्रोमेट को ऐड किया, पोटेशियम डाइक्रोमेट को हमने ऐड किया, तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है, एसिडिक है वो, इसका मतलब उसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड मिला हुआ। ये जब मिलाते हैं तो ये क्या करते हैं, एज ए रिजल्ट हम इसके बाद की इक्वेशन में देखने वाले हैं कि K2Cr2O7 ये जब करेंगे तो ये एक अकेला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पैदा करते हैं, एक अकेला ऑक्सीजन का जौहर तैयार करते हैं। उर्दू में इसको लिखा हुआ है नोखेज हाइड्रोजन, नई पैदा होने वाली, सॉरी नोखेज ऑक्सीजन, यानी नई पैदा होने वाली, नोखेज अभी अभी पैदा हो रही, नोखेज कली सुने होंगे आपने, साइंस पढ़ रहे हैं, अब नोखेज ऑक्सीजन भी देख लीजिए, या इसको इंग्लिश में लिखा हुआ है नेसेंट NaCENT, तो नेसेंट ऑक्सीजन ये रहेगी। तो ये ऑक्सीजन इसके साथ ऐड होती है, और ऐड होने के नतीजे में एसिटिक एसिड तैयार होता है। यहाँ पर इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट या तेज़ाबी पोटेशियम डाइक्रोमेट का इस्तेमाल किया गया, मतलब इसके बिना ऑक्सीडेशन, इसके बिना तकसीद का अमल नहीं हो सकता, इसने तकसीद का अमल करवाया यानी ऑक्सीडेशन का अमल करवाया, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या उर्दू में इसको हम तकसीदी आमिल कह सकते हैं। तो अब आपको तकसीदी अमल का मतलब समझ में आ गया होगा कि ये वह ऐसे केमिकल्स होते हैं जो तकसीद के अमल को पूरा करने में मदद करते हैं। दीज आर द कंपाउंड्स विच प्रोवाइड नेसेंट ऑक्सीजन फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ सम कंपाउंड, सम अदर कंपाउंड्स और एलिमेंट्स, दे आर कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और एग्जाम्पल आपको जो बुक में दिए हुए उसमें O3 ओजोन, तो ये ओजोन जब कन्वर्ट होती है ऑक्सीजन गैस में तो +1 ऑक्सीजन पैदा करती है। अब कुछ बच्चों के जहन में सवाल होगा कि ये ऑक्सीजन को हम स्क्वायर ब्रैकेट में क्यों लिख रहे हैं, तो आपको मालूम है ऑक्सीजन गैस 2 जब मिलते हैं तभी ऑक्सीजन गैस बनती है। तो आज़ाद हालत में ऑक्सीजन गैस 2 जौहर मिलकर ही रहते हैं, 2 एटम्स कंबाइन होने के बाद ही दे आर फाउंड इन फ्री स्टेट। अकेला रहा तो आज़ाद नहीं रह सकता, वो किसी न किसी जगह पर रिएक्शन में काम करेगा, इसलिए हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। या फिर और जो एग्जांपल दिए हुए समझिए H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो ये भी जब तैयार करता है तो H2O पानी +1 नेसेंट ऑक्सीजन। तो नेसेंट इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं जो ऑक्सीडेशन में इस्तेमाल करते हैं हम, ये केमिकल्स जो होते हैं इनको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। चलिए इसके आगे देखते हैं। आगे बुक में आपको एक बड़ी लंबी चौड़ी इक्वेशन, मेरे ख्याल से बुक में सबसे लंबी केमिकल इक्वेशन ये होगी, और ये केमिकल इक्वेशन आपको समझना है। केमिकल इक्वेशन कैसी है, केमिकल इक्वेशन में लिखा हुआ है 2KMnO4, ओ कैपिटल लिखना है बच्चे, कुछ बच्चे लिखते वक्त ओ को स्मॉल कर देते हैं, प्लस इसका रिएक्शन होता है 10FeSO4, ये पोटेशियम पर मैग्नेट,
ये फेरस सल्फेट प्लस 8H2SO4 तीन रिएक्टेंट्स हैं। हमने अभी बात करके आ रहे हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट जिस तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उस तरह पोटेशियम परमैंगनेट भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हम इसका ज़ख्मों को धोने के लिए, पीने के पानी को साफ़ करने के लिए अलग अलग जगहों पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इसकी इसी जो है तो प्रॉपर्टी की वजह से। अब ये केमिकल रिएक्शन के नतीजे में जो चीज़ें तैयार होती हैं उसमें ये K और ये SO4 ये रिएक्शन करते हैं और बनता है पोटेशियम सल्फेट। K मीन्स पोटेशियम और इसका हो जाएगा K2SO4 प्लस दूसरी चीज़ जो बनती है ये मैग्नीज फिर एक SO4 के साथ रिएक्शन करेगा, बनेगा मैग्नीज MnSO4 मैग्नीज सल्फेट प्लस इसके बाद मिलता है 5Fe2 ई छोटा होना चाहिए, 2 उसके साथ नीचे लिखा हुआ इनटू ब्रैकेट S कैपिटल O कैपिटल 4 ब्रैकेट क्लोज 3, इसको मैं पढ़ूंगा 5Fe2SO4 थ्राइस। आप याद रख रहे होंगे, मैं हर चीज़ ज़्यादा नहीं दोहराना चाहता, वीडियो लंबे ना हो जाए। ये इस तरह का केमिकल रिएक्शन है। याद रखिए हम लोग पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन के मतलब आपको बोले हुए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या जो है तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है, ये केमिकल रिएक्शन में अगर आप गौर से देखें तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पोटेशियम परमैंगनेट। ऑक्सीडेशन होता किसका है? FeSO4 का। ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा यहाँ पर, मतलब ये जब तक नहीं होगा ये केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन होता है FeSO4 का। और से अगर आप इक्वेशन को देखें तो FeSO4 ये बदल रहा है Fe2SO4 थ्राइस या SO4 3 में। तो फिर इसमें सवाल आपको पूरी एक्सप्लेन करना नहीं है, आपको ऑक्सीडेशन किसका होता है एक सवाल, दूसरा कौन करता है 2 सवाल। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये है, ऑक्सीडेशन होता है इसका है। मगर यहाँ पे आपको एक नई चीज़ छोटी सी सीखनी है और वो है आयनिक रिएक्शन। आयनिक रिएक्शन में क्या लिखा हुआ है आपको बुक में, अगर आप गौर से देखें तो बुक में इस तरह की इक्वेशन लिखी हुई Fe डाई पॉजिटिव या 2 पॉजिटिव, इसको थोड़ा ऊपर लिखेंगे, ये 2 पॉजिटिव प्लस लिखा हुआ है SO4 डाई नेगेटिव या 2 नेगेटिव इक्वल टू लिखा हुआ है 2Fe3 पॉजिटिव ट्राई पॉजिटिव प्लस SO4 एज इट इज SO4 डाई नेगेटिव या 2 नेगेटिव, डाई ट्राई 2 3 को बोलते हैं हम लोग। इस तरह की इक्वेशन है। ये लिख के आपको क्या समझाया जा रहा है, यहाँ पे Fe2 पॉजिटिव का मतलब आपको अगर ना मालूम हो तो मैं उसके लिए आपको बता दूं कि समझिए मैग्नीशियम है जो हमारी हमेशा की एग्जाम्पल 282 है। अगर मुझे बोले कि ऑक्सीजन निकल गया, हम रेडिकल्स पढ़ते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएं इसके तो क्या बनेगा, मैं बोलूँगा मैग्नीशियम बनेगा। मगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ये 2 8 हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन कम मतलब 2 प्रोटॉन इसमें ज़्यादा, तो इसको मैं या तो ऐसे लिखूं या तो फिर मैं इसको 2 पॉजिटिव लिखूं। तो Fe2 प्लस लिखा हुआ मतलब Fe डाई पॉजिटिव लिखा हुआ का मतलब ये ऐसा लोहा है जिसके 2 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं। सल्फेट वैसे ही है 2 नेगेटिव, मगर जब केमिकल रिएक्शन हो जाता है तो इसमें जो फेरस सल्फेट का फेरस है ये इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो 3 पॉजिटिव होंगे, मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन खो देता है। इस कीमियाई अमल के नतीजे में आयरन या लोहा इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसलिए फेरस सल्फेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है। डेफिनेशन, तीसरी डेफिनेशन ऑक्सीडेशन की कि अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कंपाउंड इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो जो लूज करता है उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो FeSO4 का ऑक्सीडेशन क्यों होता है, तो आप इसको लिखेंगे Fe डाई पॉजिटिव था वो ट्राई पॉजिटिव हो जाता है, मतलब इसके 2 मुस्बत बरक़ीबार थे वो 3 हो जाते हैं। तो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या इन अदर वर्ड्स इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, चौथी डेफिनेशन ऑक्सीडेशन की। जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, नेगेटिव कम होगा मतलब पॉजिटिव बढ़ जाएगा, पॉजिटिव बढ़ेगा इसका मतलब इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, ये भी चौथी डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन की। तो अब मैं बोल सकता हूँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लूजिंग इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज इन पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन।
और जो प्रोडक्ट्स इसमें सपोर्ट करते हैं, जो ये काम करने में मदद करते हैं, इसको जो है तो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। उसके नीचे और एक आपको आयोनिक रिएक्शन, नेट आयोनिक रिएक्शन लिखी हुई, मतलब ये आयन है, तो आयोनिक रिएक्शन के साथ आपको हेडिंग के साथ कैसे लिखा हुआ है वहाँ पर कि Fe2 पॉजिटिव ये कन्वर्ट होता है Fe3 पॉजिटिव में, ये है ऑक्सीडेशन। अब आ जाते हैं हम लोग आगे रिडक्शन के हेडिंग पर। रिडक्शन में क्या होगा, तो मोस्टली मैं इसको शॉर्ट में कह सकता हूँ रिडक्शन, या जिसको उर्दू में हम तहवीली अमल कहते हैं। तो तहवील का अमल एग्जैक्टली इसका अपोजिट होगा, एग्जैक्टली अपोजिट होगा। मतलब मैं बोल रहा था, हम लिख लेते हैं पहले हेडिंग रिडक्शन, इसको उर्दू में हम लोग बोलते हैं तहवील का अमल। तो तहवीली अमल, तहवील का अमल किसे कहेंगे? तहवील का अमल में हम पहले पढ़ रहे थे ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो मैं यहाँ बोलूँगा उल्टा इसका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। वहाँ ऑक्सीजन आ रहा था, हाइड्रोजन जा रहा था, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा तो डेफिनेटली ऑक्सीजन जाएगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। उर्दू में लिखना है तो मैं इसको बोलूँगा हाइड्रोजन जमा होना, हाइड्रोजन का जमा होना, या ऑक्सीजन का निकल जाना, ऑक्सीजन का खारिज हो जाना, ऑक्सीजन का खारिज होना, ये तहवील का अमल कहलाएगा, तकसीद का उल्टा। अब वहाँ पे हमने और एक डेफिनेशन शुरू में देखी थी, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, या उर्दू में लिखेंगे इसको हम इलेक्ट्रॉन का हासिल करना, इलेक्ट्रॉन का हासिल करना। चौथी डेफिनेशन लास्ट में हमने डिराइव करे थे कि इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, मतलब किसी पर मुस्बत पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना, या इसको मैं उर्दू में लिखूंगा मुस्बत बरखी बार का बढ़ना, तो हमने वहाँ पढ़े थे। अब यहाँ पर ये हो जाएगा निगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर उर्दू में इसको लिखेंगे हम मनफी बरखी बार में इजाफा, मनफी बार में इजाफा। ये हो गया रिडक्शन। जिस एलिमेंट का हाइड के साथ हाइड्रोजन जमा होता है उसका रिडक्शन होता है, उसका तहवील होगा। या जिसका ऑक्सीजन निकल जाता है, ऑक्साइड है समझिए, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड था, बाद में कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, अगर इस तरह की रिएक्शन है कि एक ऑक्सीजन कम हो गया। या मैग्नीशियम ऑक्साइड आप लोग पढ़ते हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड 2MgO इज इक्वल्स टू 2Mg प्लस O2, अगर इस तरह की इक्वेशन है जहाँ पर ऑक्सीजन निकल कर दूर जाता है तो हम उसको बोलेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसका तकसीदी अमल होता है। और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर कोई इलेक्ट्रॉन हासिल करता है या उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ता है तो उस सूरत में हम उसको बोलेंगे रिडक्शन, तहवील का अमल। रिडक्शन के तहत आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल दी भी नहीं है। अब इसके बाद लास्ट हिस्सा इसका जो चलता है हमारा वो है रेडॉक्स रिएक्शन का। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या, तो नाम से ही जाहिर है, रेडॉक्स मतलब ये रिडक्शन का रेड और ऑक्सीडेशन का OX, रेडॉक्स, रेडॉक्स रिएक्शन। अगर ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन है जहाँ पर जिस दोनों भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों भी साइमल्टेनियसली अंजाम पाते हैं, ऑक्सीडेशन होना चाहिए साथ ही साथ रिडक्शन होना चाहिए, एक ही इक्वेशन में अगर ये होता है तो हम उसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपको बुक में एग्जांपल दी हुई है, CuO प्लस H2 इज इक्वल्स टू Cu प्लस H2O। ध्यान से देखिए, ये ऑक्सीजन था, इसके साथ लग जाएगा, तो ये ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है तो इसका रिडक्शन है, या तहवील का अमल इसके साथ होता है। इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है मतलब इसका ऑक्सीडेशन है, इसका तकसीद है। तो एक ही रिएक्शन में एक साथ ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो फिर ये दोनों मिला के इस तरह के जितने एग्जाम्पल्स होंगे वो रेडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल कहलाएंगे। What do you mean by redox reaction? Your answer should be that when reduction and oxidation take place simultaneously का मतलब एक साथ, then that type of chemical reaction will be called as redox reaction। यहाँ पर आपको बुक में और एक चीज़ दी हुई है पेज नंबर 43 पे कि Fe, FeO और Fe2O3, आपको इस तरह लिखा है वहाँ पे Fe
फिर फेरस का ऑक्साइड FeO और उसके बाद Fe2O3, मतलब ये लोहा Fe फेरस ऑक्साइड और उसके बाद ये Fe2O3 ये उसका एक ऑक्साइड। तो लोहे से लोहे का ये ऑक्साइड और ये ऑक्साइड फेरस ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड का बनना, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इस तरह लिखा हुआ है उसके ऊपर। मतलब वहाँ पर एक किस्म का तीर नहीं, इस तरह के किस्म का तीर बनाया हुआ है आपको, इस तरह के किस्म के एरो बने हुए हैं वहाँ पे। और ये एरो का मतलब होगा कि Fe से FeO बन सकता है, FeO से Fe भी बन सकता है। वहीं FeO से ऑक्सीडेशन होकर Fe2O3 बन सकता है, या इसका रिडक्शन होकर FeO भी बन सकता है। तो ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा। दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल टू शो दैट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कैन बी डन साइमल्टेनियसली। तकसीद और तहवील का अमल दोनों एक साथ हो सकते हैं। ये अमल रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। चलिए आखिरी एक बिट बचा हुआ है और वह है ताक्कुल, उर्दू में या इंग्लिश में जिसे हम कोरोजन कहते हैं। शुरू में एक छोटी सी एक्टिविटी, एक छोटी सी एग्जांपल इसके तहत दी हुई है और फिर नीचे लिखा हुआ भी है बुक में कि इसको हम डिटेल में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स या मेटलर्जी के साथ भी पढ़ने वाले हैं। बुक में 2 जगह आएगा, यहाँ पर जितना है मैं पहले उतना करता हूँ। आपको एक्टिविटी में लिखा हुआ है कि आप 4 टेस्ट ट्यूब लीजिए। तो 4 टेस्ट ट्यूब लिए, समझिए आपने इस तरह की एक टेस्ट ट्यूब, उसके साथ दूसरी टेस्ट ट्यूब, फिर उसके बाद सेम तीसरी टेस्ट ट्यूब और उसके बाद चौथी टेस्ट ट्यूब। इस तरह के 4 अलग अलग टेस्ट ट्यूब आपने लिए। टेस्ट ट्यूब लेने के बाद आपसे बोला हुआ है कि चारों टेस्ट ट्यूब में आप अलग अलग चीज़ें डालेंगे। मतलब आपको बोला हुआ है इसमें कि बॉइल्ड वाटर, फिर प्लस उसके बाद एक लेयर ऑफ ऑयल और बाद में आप इसके अंदर डाल के रखिए कि आयरन नेल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको समझने के लिए कि बॉइल्ड वाटर H2O प्लस इसके ऊपर हमने ऑयल की लेयर लगाई हुई है कि यहाँ पर एक तेल का एक सतह इसके ऊपर चढ़ जानी चाहिए एक, और अंदर उसके अंदर आपने डाला हुआ आयरन नेल, लोहे का कील आपने इसके अंदर डाली हुई है। उबला हुआ पानी है, ऊपर कोई भी एक चिकनाई वाला तेल है और उसके अंदर हमने नेल डुबो के रखी हुई है। फिर सेम इस तरह की दूसरी टेस्ट ट्यूब लीजिए, इसमें लिखा हुआ सॉल्टेड सोल्यूशन, सॉल्टेड वाटर यानी नमकीन पानी लीजिए और लेकर फिर इसमें भी आप जो है तो एक कील डुबो कर रख दीजिए कुछ देर के लिए, कुछ दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए। तीसरे में बोला हुआ आपको ओनली एयर, खाली एक टेस्ट ट्यूब लेकर उसमें खाली एक लोहे की कील डाल के रख दीजिए। और उसके बाद चौथे में आपको बोला हुआ है कि यहाँ पर आपने लेना है एयर यानी हवा खाली रखेंगे, प्लस अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, सूखा हुआ कैल्शियम क्लोराइड इसके अंदर लेंगे हम लोग और लेने के बाद इसके अंदर एक कील डाल कर रख देंगे। और फिर आपको सवाल किया हुआ है कि कुछ दिनों के बाद देखने के बाद आपको कौन सी लोहे की कील, विच आयरन नेल इज़ कोरोडेड, कौन सी लोहे की कील पर आपको जंग लगता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर थ्योरेटिकली बहुत छोटी सी चीज़ समझानी है कि लोहे को जंग लगना या कोरोजन ऑफ आयरन जिसे हम कहते हैं या रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। कोरोजन तो प्रोसेस है, इसके लिए जंग के लिए इंग्लिश में जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो है रस्टिंग, RUST, रस्ट मतलब जंग लगना। उर्दू में आप सीधा इसको जंग लगने का अमल कह सकते हैं। ये कैसे होगा? लोहा हवा में रख दें तो बहुत दिनों के बाद शायद उसके ऊपर हल्की सी जंग की एक लाल रंग की तह आपको नज़र आए, लेकिन अगर वही पानी में डूबा हुआ है, नमी के साथ है, तो नंबर 1 इसके अंदर नमी होनी चाहिए लोहे के साथ, या ह्यूमिडिटी जिसको, या वाटर मॉलिक्यूल्स, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स कह सकते हैं हम लोग, वो प्लस नमी के साथ हवा, मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन गैस भी इसको मिलनी चाहिए। और तब एक लंबा वक्त गुजरने के बाद इसके ऊपर एक जंग की तह चढ़ना शुरू होती है जिसको हम ताक्कुल लगना, जंग लगना या फिर जो तो रस्टिंग या कोरोजन कहते हैं। कोरोजन के लिए उर्दू में वर्ड दिया हुआ है ताक्कुल, ये ताक्कुल, और जंग लगने के लिए उर्दू में, रस्टिंग के लिए उर्दू में वर्ड दिया हुआ है जंग लगना। तो लोहे के साथ जंग लगता है, उसके लिए बुनियादी तौर पर पानी की नमी और प्लस हवा की ऑक्सीजन ज़रूरी है। अगर तेल की लेयर ऊपर डाल दें आप पानी के अंदर पहली वाली टेस्ट ट्यूब में, तो अंदर पानी तो मिलेगा लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, उसकी रस्टिंग नहीं होगी। खाली हवा में रख दिया आपने तीसरी टेस्ट ट्यूब में, उसकी रस्टिंग नहीं होगी। हाँ, सादे पानी के मुकाबले में नमकीन पानी में एक्वियस सोल्यूशन, सॉल्टी सोल्यूशन जो होगा, सॉल्ट सोल्यूशन में रस्टिंग फास्ट होती है। तो सॉल्ट सोल्यूशन में रस्टिंग ज़्यादा होगी, कैल्शियम क्लोराइड के साथ आयरन अमल करेगा, केमिकल रिएक्शन होगा, फेरिक क्लोराइड प्लस कॉपर अलग होगा, वहाँ पर लाल तह आपको नीली लोहे की कील पर या आयरन नेल पर नज़र आ जाएगी।
तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं, लेकिन साथ में आपको नीचे दो छोटे छोटे इक्वेशन लिखे हुए हैं। दो इक्वेशन में आपको एक चीज़ जो समझाई गई है और वो वर्ड मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वो है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। के इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन लिख के, या इसको उर्दू में हम बोलेंगे बरक़ी कीमियाई अमल, बरक़ी कीमियाई अमल कहेंगे हम इसको। यहाँ पर उसको क्या समझाना है, यहाँ पर उसको वही चीज़ समझानी है जो मैंने आपको शुरू में बोला कि लोहा आमतौर पर समझिए सीधा सीधा रिएक्शन करना चाहे आप इसका Fe+2Fe+O2 और उसके बाद बोलेंगे आप 2FeO, लोहे को जंग लग गया। तो सीधा अगर रिएक्शन करके लोहे को हवा में जंग लगना होता तो हर खुला रखा हुआ लोहा जंग लग जाता था। नहीं, ये सादा रिएक्शन नहीं है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से मुराद क्या होगा, वहाँ पर अगर आप बुक देखेंगे तो बुक में आपको इक्वेशन लिखी हुई नज़र आएगी। Fe यहाँ पे इस तरह, S मतलब सॉलिड फॉर्म में लोहा है। लोहा ये व्हेन इट लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म्स Fe2 पॉजिटिव, ये 2 इलेक्ट्रॉन खो देगा आपके, मगर कब, उसके साथ लिखा हुआ है AQ, मतलब ये जब इसको पानी की नमी मिलती है तो खाली इस सूरत में ये इलेक्ट्रॉन खोएगा, वरना हवा में रखने पर नहीं खो देता। तो इसको हम लिख सकते हैं +2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर और एक चीज़ ध्यान में रखिए, साथ साथ चल रहे हैं आप, अगर लोहा इलेक्ट्रॉन खोता है तो हम इसको इक्वेशन के बाद 2 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। इसके बाद मैं लिखने वाला हूँ लोहा इलेक्ट्रॉन हासिल करता है, तो इक्वेशन के पहले हम लिख सकते हैं उसको। तो ये इक्वेशन का मतलब है कि लोहा था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन खो दिए और बन गया Fe2 पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रिकली चार्ज होगा, ये आयन के फॉर्म में आ गया, रेडिकल के फॉर्म में आ गया। अब दूसरी चीज़ जो लिखी हुई है आपको, और वो है ऑक्सीजन गैस O2 गैसियस फॉर्म में, हवा की जो ऑक्सीजन होती है वो, प्लस 4H पॉजिटिव, इस तरह मतलब हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव। और यहाँ लिखा हुआ है आपको उसके साथ एक्वियस, मतलब पानी के अंदर के हाइड्रोजन, नमी के अंदर से जो हाइड्रोजन आयन मिलते हैं वो। यहाँ लिखा हुआ है +4 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन हासिल करता है ये हाइड्रोजन। तो हासिल करने के बाद क्या बनेगा, तो ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन दोनों मिलते हैं, और दोनों मिलने के बाद बनेगा पानी। बुक में लिखा हुआ है 2H2O, तो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। आम हालात में ये नहीं होने वाला। उसके बाद नीचे फिर तीसरी इक्वेशन लिखी हुई है, वो भी मैं आपको समझा दूँ। लिखा हुआ है 2Fe ट्राई पॉजिटिव, 3+, मतलब जिसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए आयरन है, प्लस 4H2O, ये जो पानी मिल बनता है यहाँ पर वो पानी। और इसके बाद एज ए रिजल्ट बनता है Fe2O3, Fe2O3 प्लस 6H पॉजिटिव, और यहाँ लिखा हुआ एक्वियस। तो ये केमिकल रिएक्शन है जिसके नतीजे में लोहा जंग आलूद होता है बहुत दिन पानी में रहने के बाद। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, यहाँ पे मैं फिर दोहरा रहा हूँ आपको, क्या हो रहा कि आमतौर पर आपको समझना पड़ेगा ये साइंस की, आमतौर पर अगर आप हवा में लोहा खुला रख के उसका ऑक्सीजन के साथ अमल करवाएं तो नहीं होगा, मगर अगर वो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन कब होगा, जब उसको नमी और पानी और सॉल्ट सॉल्यूशन है, एक्वियस एटमॉस्फेयर है, पानी के अंदर है, नमी में है, हवा उसको मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, तब जाकर इस तरह के केमिकल रिएक्शन होकर ये जो होगा ये प्रोसेस रस्टिंग कहलाएगा। और उसके बाद लास्ट की एक चीज़ लिखी हुई बुक में, वो भी हम ख़त्म कर देंगे, ज़्यादा लंबाई ना होनी चाहिए, और वो है रैंसिडिटी, या उर्दू में इसको हम कहते हैं सड़ान। सड़ान से मुराद क्या, तो यहाँ पर एडिबल ऑयल, खाने के तेल या घी, इसको बहुत दिनों तक हवा में खुला रखा जाए, या फ्राई की हुई चीज़ें बहुत दिनों तक अगर हवा में खुली रखी जाए तो दे प्रोड्यूस अ फाउल ओडर, लिखा हुआ है फाउल, उल्टी यानी गलत, और उसके बाद ODOUR ओडर का मतलब मैंने आपको बोला बू, तो एक अजीब सी उसकी गंदी बू आती है बहुत ज़्यादा तले हुए तेल में। इफ्तार के वक्त हम लोग दुकानों पर देखते हैं बहुत ज़्यादा ढेर भर के तेल में बार बार वो तली जाती हैं चीज़ें, तो उनमें एक अजीब सी बू आती है जिससे हम उसको खाना नहीं चाहते। तो वो जो बू आती है असल में वो उसका बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट आने की वजह से उसका ऑक्सीडेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, और ऑक्सीडेशन होने के नतीजे में ये समझिए दूसरे ज़बान में कि तेल के ऊपर लगने वाला जंग है। जंग के वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो रैंसिडिटी है जिसको हम उर्दू में सड़ान कहते हैं। सड़ान में इस तरह के रैंसिड ऑयल में, सड़े हुए तेल में, घी में बनी हुई चीज़ें खाने के काबिल नहीं होती, उनकी बू अच्छी नहीं होती, कई बार ये बद जायका हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो तो ये ख़राब हो सकते हैं, खाना
खाना ज़ाया हो सकता है। इसलिए हमको रेंसिडिटी से बचने के लिए खाने के तेल को, इस तरह की चीज़ों को अगर बहुत दिन संभाल के रखना हो तो एयर टाइट कंटेनर, हवाबंद डब्बों में पैक करके रखना पड़ेगा। खुले रखे हुए तेल सेहतमंद नहीं होंगे। तो तेल या घी हो, इनको पैक करके रखा जाए तो रेंसिडिटी यानी सड़ान नहीं पैदा होगी और वो दोबारा खाने के लिए जो है तो इस्तेमाल के काबिल होते हैं। इस तरह यहाँ पर हम ये कंप्लीट कर रहे हैं चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, या उर्दू में कीमिया तामुलात और मसावातें लिखा हुआ है, मैं उसको मसावात लिखता हूँ। ये मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आपसे गुजारिश है कि कुछ बुनियादी चीज़ें मैंने इसमें बार बार दोहराई हुई हैं, आप भी वीडियो को बार बार दोहरा कर देखिए ताकि ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आए। एक चीज़ लास्ट कहना चाह रहा हूँ, जैसा मैंने यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपके सामने रखा, यही सेम आपको 11th में आएगा। 11th की तैयारी कर रहे हैं ये समझकर आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे। अपना ध्यान रखिए, अपनी तैयारी तेज़ी से बढ़ाइए। स्कूल खुलने का वक्त और इम्तिहानात का वक्त भी करीब आ रहा है। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।